फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं भारत के लिए वरदान बन के आया है भारत का रेमिटेंस। देखिए, भारत को रेमिटेंस भेजने वाले जो भारतीय हैं, जो भारत से बाहर रहते हैं, मिडिल ईस्ट के अंदर रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, अदर वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर रहते हैं, उनके द्वारा जो भारत के लिए पैसे भेजे जाते हैं वो भारत का रेमिटेंस काउंट होता है। और ये सारा का सारा जो पैसा होता है वो डॉलर्स और विदेशी मुद्राओं के अंदर होता है। तो इसको माना जा रहा है भारत के अंदर अब की बार ये रिकॉर्ड स्तर पर आया है। और रिकॉर्ड स्तर पर इतना आया है, हमारी जीडीपी का लगभग कितना है, जीडीपी का 3.5% है। कितना? जीडीपी का 3.5%। और दुनिया में ये सबसे ज्यादा है। इसके बाद में आता है चाइना का नंबर। चाइना का नंबर इसके बाद में आता है, जिसका उसकी जीडीपी का 2.1% ही रेमिटेंस आता है। अब देखिए, यहां पर बात जानने की कई सारी है। देखिए, भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है वो लगभग 280 बिलियन डॉलर है। कितना? 280 बिलियन डॉलर का ये हमारा ट्रेड डेफिसिट है। अगर हमारा ये जो रेमिटेंस है, अगर ये ना हो और साथ ही साथ जो सर्विस सेक्टर है ये ना हो, तो आप समझ लीजिए कि हम बहुत दिन तक हमारी अर्थव्यवस्था सर्वाइव नहीं कर पाएगी। लेकिन ये दोनों हमारे लिए वरदान साबित हुए हैं। लेकिन अब की बार सबसे ज्यादा रिकॉर्ड स्तर पर ये आया है। तो आज हम एक तो बात करने वाले हैं कि आखिर ये रिकॉर्ड स्तर पर क्यों आया है, क्योंकि ये लगभग 100 बिलियन के आसपास रहता था, लेकिन अब की बार ये 10 बिलियन ज्यादा आया है। तो इसके अंदर जो ये वृद्धि हुई है लगभग 26.2% की। तो ये जो 26.2% की वृद्धि है, इसके मायने क्या है ये भी हम देखेंगे। और किस प्रकार से भारत के अंदर जो डेप्रिसिएशन या कहिए कि मूल्य जो गिर रहा है रुपया का, उसको ये किस तरीका से सहयोग करने वाला है। और भारत के अंदर जिस तरीका से देखिए, ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है, इसको जिस तरीका से टर्बुलेंस हुआ है पूरी दुनिया के अंदर, और जो निवेशक हैं अब वो अपना धन निकाल करके अपने मूल देश लौट रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको बचाने का कार्य जो है भारत के एनआरआईज यानी कि प्रवासियों के द्वारा अपने कंधों पर लिया गया है। और ये जो शक्ति है ये भारत की अद्भुत शक्ति है। अब देखिए, ये आर्थिक शक्ति तो हमें दे रहे हैं, लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि जो विदेशों के अंदर भारत के जो ये एनआरआईज हैं, ये हमारी जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है उसको भी बढ़ाते हैं। मैं आगे इसका आपको बताने वाला हूं। देखिए, ये जो कोई चमत्कार है, ये चमत्कार नहीं है, बल्कि भारत की एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी का पार्ट भी रहा है। ये जो भारत के बाहर रहने वाले जो एनआरआई हैं, अब ये इतने ही नहीं है कि ये सिर्फ मिडिल ईस्ट के अंदर कार्य कर रहे, नहीं, बल्कि ये व्हाइट कॉलर जॉब्स कर रहे हैं वेस्ट के अंदर। और ये आज ऐसा नहीं है कि हम कहते हैं कि भाई ये तो मजदूर लोग हैं, ये लोग हैं, ऐसा नहीं है, समझ लेना। आज भारत का जो व्हाइट कॉलर जॉब्स है पूरी दुनिया के अंदर, ये कार्य करने वाले भी भारतीय हैं। नासा हो या फिर इसरो हो या फिर आप टेस्ला हो, जितनी भी आप कंपनी देख रहे हैं, एप्पल हो, यहां पर भी कार्य करने वाले भारतीयों की जो संख्या है वो बहुत तादाद में बढ़ रही है धीरे धीरे से। अब देखिए, इससे भारत का जो स्तर है, जो आर्थिक व्यवस्था है, उसके अंदर सुधार होने वाला है। इसको हम चार तरीका से देख सकते हैं। पहला है निर्यात यानी कि ट्रेड के आधार पर। दूसरा हम देखेंगे जो एफडीआई आ रहा है उसके आधार पर। तीसरा हम देखेंगे जिसे हम पोर्टफोलियो निवेश बोलते हैं, एफपीआई, इसके आधार पर। और चौथा है प्रवासियों द्वारा भेजा गया जो धन रेमिटेंस है, ये इन सभी को किस तरीका से बैलेंस करेगा, तीनों को। तो ये हम आज इसके अंदर देखने वाले हैं। देखिए, जो रेमिटेंस है, मैंने जैसे कि आपको बताया कि इसके अंदर कितना वृद्धि हुआ है, 26.2% का उछाल आया है। और ये पहले था 87 बिलियन, पिछली साल में बात कर रहा हूं। अब की बार ये बढ़कर के आया 110 बिलियन डॉलर। और ये जो बढ़ोतरी है ये अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड है। और जैसा कि मैंने बताया कि जीडीपी का लगभग 3.5% तक ये है। दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस रिसीव करने वाला जो कंट्री है वो अपना प्यारा भारत है, यानी कि भारत ही है। और ये भारत के लिए एक जो है लाइफ सेविंग जैकेट्स बनकर के आया है। ये पूरा का पूरा जो है, देखिए, जो हम अगर इसे पूरे को देखते हैं तो भारत के अंदर, एक बार इसे पूरा देखिए, इसके अंदर देखिए 110.7 बिलियन डॉलर का जो ऐतिहासिक आंकड़ा है, चालू खाता घाटा जिसे हम करंट अकाउंट सरप्लस जो है, इससे हमारा हो चुका है। और भारत का जो चालू खाता घाटा है उसमें अगर आप देखोगे तो सरप्लस है 7.2 बिलियन डॉलर। अब देखिए, ये है अचानक बढ़ते जो दो कारण है, ये अचानक से जो बढ़ा है। पहला तो है पश्चिम एशिया के अंदर ये जो युद्ध है, इससे जो हमारे एनआरआईज हैं वो अपनी सेविंग्स को भी भारत की ओर भेज रहे हैं। और दूसरा है रुपये की गिरती हुई कीमत से मुनाफे का गणित। दूसरा यह है कि क्योंकि रुपये की वैल्यू गिर रही है तो जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके, एक ये इसका कारण है। दूसरा अब देखिए, बदलती प्राथमिकताएं भी हैं। हिस्सेदारी यहां पे देखिए, खाड़ी देशों के अंदर अगर देखा जाए तो यह है 38% का जो है घट करके
हिस्सेदारी 38% घट करके खाड़ी देशों का जो हिस्सा है वो 47 से कितना आ चुका है, 38 पे आ चुका है, 47 से 38 पे। और वहीं जो है यूएसए या फिर विकसित देशों में अगर आप देखोगे वहां पर भारत का जो हिस्सा है वो बढ़ा है कितना, 27% से। अगर यूनाइटेड किंगडम में देखोगे तो कितने से बढ़ा है, 10% से। इसका मतलब है कि ऐसा मत समझ लेना कि सिर्फ ये ब्लू कॉलर जॉब की बात कर रहे हैं, सिर्फ विकसित देशों की नहीं, बल्कि जो विकसित देशों में भी भारत के जो लोग रह रहे हैं उनका अपना स्तर बढ़ रहा है। और आता है एआई जो भविष्य है उसका जो साया है, उसका जो बबल है उसके बस्ट होने का भी डर है। तो ये बताया जा रहा है कि भाई जो रेमिटेंस बढ़ा है इसका भी कहीं ना कहीं इसके अंदर योगदान है। देखिए 110 बिलियन डॉलर का जो रहस्य है, वैश्विक संकट, विदेशी निवेशकों का पलायन और भारतीय प्रवासियों का ऐतिहासिक योगदान। विदेशी पूंजी यहां से पलायन कर रही है, वहीं भारत का जो है स्थिरता लाने के लिए हमारे जो एनआरआईज है वो भारत के अंदर ये अपना ये जो रेमिटेंस है वो योगदान कर रहा है। जब रुपया शतक लगाने लगता है, देखिए विदेशी जो निवेशक है वो यहां से जियोपॉलिटिकल तनाव के कारण अपनी पूंजी निकाल रहे हैं, जिससे हमारा जो रुपया है उसके अंदर गिरावट देखने के लिए मिली। वहीं देखिए डॉलर का जो उड़ान है, $1 की कीमत 97 रुपया तक पहुंच गई थी, रिकॉर्ड हाई पर पहुंच चुका था। विदेशी मुद्रा भंडार पर जो है खतरा, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, आप जानते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का भी जो खतरा है वो भी दिख रहा था लगातार। लेकिन जैसे ही हमारे पास में ये आता है 110.7 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस, तो आप देख सकते हैं कि कुल राशि कितनी है, 9.4 लाख करोड़ रुपए, यानी कि 110 बिलियन डॉलर। ऐतिहासिक वृद्धि अगर आप देखोगे तो ये मैंने आपको पहले ही बताई है। सकारात्मक परिणाम ये है कि जो हमारा कैट जिसे हम बोलते हैं, करंट अकाउंट सरप्लस जो है, करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो करंट अकाउंट सरप्लस की ओर चला गया है, लगभग 7.22 अरब डॉलर के स्तर पर। देखिए भारत की तिजोरी का गणित और विदेशी मुद्रा, व्यापार, एक्सपोर्ट्स, वस्तुओं और सेवाओं का जो निर्यात है उसका दबाव दूसरे नंबर पर है। एफडीआई यानी कि दीर्घकालिक विदेशी कॉर्पोरेट निवेश तीसरे पर है। एफपीआई शेयर बाजार का स्थिर पैसा तेजी से भाग रहा है। और रेमिटेंस जैसे मैंने बताया कि इसने तो आकर के भारत के लिए ये अच्छा है। तो ये तो सब दरक गए हैं, लेकिन एक ही कोने पर आप देखिए यही साधे हुए हैं पूरी अर्थव्यवस्था को, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव है। अचानक इतना पैसा क्यों आया? पहला युद्ध का खौफ। देखिए जैसे मैंने बताया है कि ईरान इजराइल का जो तनाव है वो आगे अपनी करवट ले सकता है, तो लोग हो सकता है अपनी सेविंग्स जो है वो भी भारत में इन्वेस्ट कर रहे हो। दूसरा आता है सप्लाई लाइन का खतरा, हॉर्मुज जो स्टेट है के बंद होने की आशंका है, तो वो पहले वाले से जुड़ा है। तीसरा है भारतीयों का डर, यानी कि युद्ध छिड़ने पर बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकते हैं, जिससे अब जो लोग जो खाड़ी के देशों में भी रह रहे हैं वो पैसा ज्यादा रखना नहीं चाहते, अपने देश भेजना चाहते हैं। और वही है कि 110 बिलियन डॉलर का जो केवल वृद्धि नहीं है, बल्कि संकट की तैयारी और जीवन भर की गाड़ी कमाई को अपने मूल देश में ट्रांसफर करना है, कि हो सकता है कि अगर युद्ध छिड़ता है तो हम अपने देश चले जाएंगे और वहां जाकर कोई बिजनेस कर लेंगे। अब देखिए अवसर है, रुपये की ऐतिहासिक कमजोरी प्रवासियों के लिए आर्थिक अवसर बनी हुई है कि अगर रुपया कमजोर हो रहा है तो ज्यादा निवेश करो यहां पर। देखिए पहले एक डॉलर भारत भेजने पर 80 से 85 मिलते थे, अब ये मिल रहे हैं 97, तो ये ज्यादा पैसा मिलेगा यहां पर। समझ रहे मेरी बात? एक ये है। दूसरा है नया गणित है, रुपया गिरने से उसी $1 के बदले 95 रुपए अधिक मिल रहे हैं। यही है, इस भारी अंतर का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भारत के जो लोग हैं, जो इनकी परिवार यहाँ है वो रह रहे हैं बाहर, तो इसका फायदा उठाना चाहते हैं, तो ये भी अच्छा है। आगे देखना 2016-17 का युग, कुल रेमिटेंस जो है वो 47% हिस्सा केवल खाड़ी के देशों से आता था, जो कि अब कम हुआ है 38%। समझ रहे मेरी बात? क्योंकि जो खाड़ी के देशों में काम करते हैं या अधिकांश इनमें से ब्लू कॉलर जॉब होती है, और जो पश्चिम के अंदर जो काम करते हैं उनमें अधिकांश व्हाइट कॉलर जॉब होती है, क्योंकि रेमिटेंस बढ़ा है। अब देखिए खाड़ी देशों का जो हिस्सेदारी है तेजी से घटकर 38% पर रह गई, 47 से। नया पावर हाउस है अमेरिका बन रहा है, और यूरोप और विकसित देशों की ओर हमारा पलायन ज्यादा है। अब देखिए यहाँ पे पुराना पैटर्न है, यहाँ पे देखिए कुल कार्यशीलता मुख्य रूप से एक कुशल, जो मैंने बताया ब्लू कॉलर जॉब होती थी, अनस्किल्ड वर्क होता था। वही अगर आप देखोगे अब है उच्च कौशल, यानी कि हाई स्किल जॉब जो है ये पश्चिम के अंदर हम प्राप्त कर रहे हैं। प्रोफाइल है यहाँ पर निर्माण और सेवा क्षेत्र के अंदर मजदूरी, लेकिन यहाँ पर आप देखिए आईटी इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, वैज्ञानिक, ये सब लोग जा रहे हैं यहाँ से। योगदान का यहाँ पर देखिए लगातार गिरावट आ रही है, लेकिन पश्चिम देशों से जो आ रहा है रेमिटेंस उसमें वृद्धि हो रही है, यानी कि स्किल्ड जॉब भारत के लोग ज्यादा गेट करके वहां पर रोजगार ले रहे हैं। सकारात्मक पक्ष देखिए इसका, अगर मिडिल ईस्ट में युद्ध भड़कती है तो भारत को 2016 जैसा बड़ा झटका नहीं लगेगा, क्योंकि अब पैसा अमेरिका और यूके
रुपए का जो है क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। क्यों? क्योंकि यहां से हमारी जो एनआरआईज हैं वो भारत पैसा भेज रहे हैं। अगर मिडिल ईस्ट के अंदर युद्ध छिड़ता भी है तो रेमिटेंस भारत को प्राप्त होता रहेगा। उसके बाद देखिए नकारात्मक पक्ष ये है कि पश्चिमी देशों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण जो व्हाइट कॉलर जॉब्स हैं उनमें छुट्टी होगी, और हो सकता है कि जब छुट्टी होगी तो यहां से रेमिटेंस का प्रतिशत गिरेगा। देखिए वो तो भविष्य की कोख में है, आगे देखेंगे। टेक का जो भी टेक्नोलॉजिकल कंपनियां हैं वो अपने यहां ले ऑफ करेंगे, और जिससे हमारा रेमिटेंस गिरने का खतरा है। लेकिन बात वही है कि भाई जो भारत के लोग हैं वो बाहर रह रहे हैं, तो आप जानते हैं कि वो जल्दी से अपनी जो स्किल है, स्किल सेट को अपग्रेड करेंगे, और छटनी होने से पहले ही वो अपनी स्किल्स को इतना कर लेंगे। तो भारत के जो लोग बाहर रह रहे हैं ना, उन्हें पता है कि कब क्या करना है। वो ऐसा नहीं है कि भाई ठीक है हो जाएगा। अगर वो इतने ही उदासीन होते तो आज भारत के अंदर भी होते ना। तो ऐसा नहीं है, वो वहां पहुंचे हैं तो उनके अंदर कुछ खास है। देखिए नीति निर्माताओं के लिए आत्ममंथन का समय है, और रेमिटेंस एक पेन किलर तो हो सकता है लेकिन स्थायी इलाज नहीं है। अब स्थायी इलाज क्या है? स्थायी इलाज ये है कि हमें अपनी जो इकोनॉमी है उसे एक्सपोर्ट बेस बनाना पड़ेगा। और जब हम बात करते हैं मेक इन इंडिया की, तो भैया मेक इन इंडिया आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे आपके, तभी जाकर के आप जो ट्रेड डेफिसिट है, जो मैंने आपको बताया 280 बिलियन डॉलर का, इसके अंदर आप जितना कमी करोगे उतना ज्यादा बेहतर होने वाला है। अगर हम इसमें कमी करते हैं तब हमारा जो 280 से नीचे आएगा, और 280 से नीचे अगर हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो हमारा जो ट्रेड पेमेंट ऑफ बैलेंस है वो भी सही होगा, और हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी सरप्लस में जाएगा। क्या कोई आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था केवल इस बैसाखी पर टिकी रह सकती है? तो बिल्कुल भी नहीं। ये शॉर्ट टर्म तो हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें अपने मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा, मेक इन इंडिया, निवेशी भरोसा, इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट जीत करके देश में निवेश कराना पड़ेगा, और जो अपना ट्रेड डेफिसिट है उसको गिराना पड़ेगा, और अपना आयात जो निर्यात जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। और देखिए ये क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स यही है कि आज के लिए कि बस हमारे जो रेमिटेंस है ये शॉर्ट टर्म तो है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हमारी जो सरकार है, नीति निर्माताओं को कार्य करना पड़ेगा। अगर हम नहीं जागे तो आने वाले समय में भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसके लिए एक संकट की घड़ी आ सकती है। इसीलिए हमें लॉन्ग टर्म का सोच करके अपनी मेक इन इंडिया और अपनी अर्थव्यवस्था को एक्सपोर्ट बेस्ड अर्थव्यवस्था बनाना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो